हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे गेस्ट की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है कि इसके बाद आप बहाना करना बंद कर अपनी गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। इन्होंने अपनी इनिशियल जर्नी में काफी स्ट्रगल किया, पर आज ये एक मिलियनेयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटरनेशनल ट्रेनर, मेंटर एंड इन्फ्लुएंसर है। इन्हें वर्ल्ड फेमस वैल्यूएशन गुरु अस्वाद दामोदरन सर पर्सनली मेंटर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी जर्नी, लर्निंग्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि आप फाइनेंस में एक सक्सेसफुल करियर बनाकर मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं। आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट पार्थ वर्मा है। हम सभी को काफी खुशी हुई कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच मधुर। रियली ओब्लाइज्ड दैट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आपके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। आई बिलीव ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करूँ, एटलीस्ट बाय शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, माई विजडम एंड जो भी मुझे आता है वो सब शेयर करके। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी से। आपने कैसे स्टार्ट किया एंड अभी तक क्या क्या किया। Yeah, Madhur. So I was born and brought up in a very small town near Indore. तो बहुत छोटी सी जगह से मैं आता हूँ, इंदौर के पास में। एंड मेरा पूरा एजुकेशन वहीं पर ही हुआ। मेरे सीए की जर्नी मैंने इंदौर में स्टार्ट करी। उसके पहले काफी सारे पर्सनल लेवल पे हार्डशिप्स थे, एंड वो मतलब मैं कोई आई वोंट से दैट आई एम द ओनली वन जिसने हार्डशिप फेस करे अपनी लाइफ में। सब लोग करते हैं, सब लोगों की इंटेंसिटी अलग अलग होती है हार्डशिप्स की। सो इट इज़ नॉट समथिंग जो मैंने बहुत यूनिक किया, बट हाँ ये था कि मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी डरा नहीं, मैंने कभी हार नहीं मानी। एंड कॉन्फिडेंस तो अप एंड डाउन होता ही था, हमेशा से होता था, आज भी होता है। आज भी कई बार मैं शैटर कर जाता हूँ कि ओ माय गॉड। एंड आई बिकॉज आई बिलीव दैट इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर, राइट? ये सबके साथ होता है। सो इन टर्म्स ऑफ माई हायर एजुकेशन, आफ्टर 12th आई स्टार्टेड माई सीए फ्रॉम अ मिड साइज फर्म इन इंदौर। मैंने वहाँ से मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट करी। एंड सीए की जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ थी, बिकॉज सबसे पहले आई वाज परस्यूइंग इट इन अ हिंदी मीडियम। तो मेरा पूरा एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुआ था, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि ऐसा हुआ था। बट मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि ओ माय गॉड, ये मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन रहा है। बिकॉज उस टाइम पर ये होता था यार, सीए करिकुलम में हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं होते थे। जो उस टाइम पर मैं बता रहा हूँ, अब तो बहुत इंप्रूव कर लिया हमारे इंस्टीट्यूट ने। बट उस टाइम पर जो करिकुलम स्टडी मटेरियल जो हिंदी में आते थे, वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर देते थे गूगल गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू। तो सब समझ में आता था दैट कि इट इज नॉट अवेलेबल। देन आई मेड अ वेरी बोल्ड मूव इन टर्म्स ऑफ स्विचिंग माई लैंग्वेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एंड मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे को 5 अटेम्प्ट लगे सीए फाइनल में। एंड वो बहुत बहुत डाउन फेज था, आई वुड से। अगर मेरे लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट्स में से कुछ अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ, तो वो एक ऐसा पॉइंट था जब मैं 2.5 years तक घर पे बैठा था। एंड डेफिनेटली मैं ऑड जॉब्स तो करते ही था, वो तो मेरी आफ्टर 10th आई स्टार्टेड डूइंग इट, बिकॉज कंडीशंस ऐसी थी। सिस्टर को डॉक्टर बनाना था, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था लाइफ में मेरे सामने, कि जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि यार एक बहुत सिंपल सा रीज़न है सीए लेने का, एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपकी पूरी जवानी लग जाएगी। ठीक है सीए करने में मतलब लिटरली वही हुआ, मेरी पूरी जवानी खप गई। पैसा नहीं लगा क्योंकि मैंने कोचिंग ज्यादा करी नहीं, बहुत मिनिमल सी इंस्टीट्यूशन की फीस होती थी। सरकारी सरकारी इंस्टीट्यूट है यार, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। सो वो था। बट मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सिस्टर के साथ वो चीज़ हो, तो आई जस्ट मेक श्योर कि उसको बेस्ट ऑफ द कोचिंग्स मिले, वो अच्छे कॉलेज में पढ़े। एंड फॉर्चुनेटली टच वुड, शी इज अ डॉक्टर नाउ, प्रैक्टिसिंग ऑन हर ओन इन इंदौर, वेल सेटल्ड। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। एंड मुझे आज भी याद है यार, जब मैं यस बैंक पे इंटरव्यू देने गया था ना, तो वो लोग इंग्लिश में सवाल पूछ रहे थे एंड आई वाज रिप्लाइंग इन हिंदी। ठीक है, क्योंकि मेरी फ्लुएंसी नहीं थी, समझ रहे हो? और क्या होता है ना, लोगों की जिनकी फ्लुएंसी होती है इंग्लिश में उस टाइम पर, वो भी पैनिक कर जाते हैं। दे ऑल्सो यूज टू फंबल, राइट? जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा जस्ट डिच इट,
एंड मैं तो हिंदी में ही बात करूंगा, इनको लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हालांकि आई जस्ट वांटेड दैट जॉब बहुत डेस्परेशन के साथ, बट आई बिलीव आई वाज वेरी लकी, गॉड वाज विद मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही इज विद मी राइट नाउ आल्सो, एंड दे अंडरस्टूड कि यार बंदे के पास नॉलेज है, बट इट्स जस्ट दैट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज समथिंग जो उसको हिंटर करता है। एंड वंस यू नो दे शूक द हैंड विथ मी, हमारा हैंडशेक हुआ, उसके बाद दे हैव टोल्ड मी दैट यू नो व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश since then. तो मैंने बोला सर, आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट एट इट, एंड देव टोल्ड मी दैट्स नॉट एन इशू, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, दे यू नो दे प्रोवाइडेड मी इंग्लिश क्लासेस। सो एक बहुत बड़े लेवल पे एक ऑफिशियल थे यस बैंक में, वो एवरी थर्सडे ही यूज्ड टू टेक, 2-3 लोग थे हम लोग जिनकी अंग्रेजी बहुत खराब थी, तो उनके सेशंस लेते थे वो 3-3 घंटे के। एंड उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, एंड ये सब लैंग्वेज का खेल है, मतलब इट्स ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ दैट, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड यू नो एक्सप्लोरिंग, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि यस बैंक का जॉब मैंने मजबूरी में लिया, बिकॉज मेरे को ये चीज बहुत क्लियर थी कि सीए बनने के बाद मैं 1 महीना और मेरा पे चेक डिफर नहीं करूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो फर्स्ट जॉब मेरे सामने आएगा मैं वो ले लूंगा, ये चीज कंफर्म थी, विदाउट लुकिंग एनी प्रोफाइल क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। एंड वही मैंने करा। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का प्रोफाइल था, जस्ट पिक्ड इट। बट मेरे को फर्स्ट 6-7 मंथ्स में समझ में आ गया, क्योंकि पहले 4-6 महीने तो ठीक था यार, ऐसा लगता था कि चलो 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, आप 5-5, 6-6, 7-7 फ्लाइट्स ले रहे हो यू नो एवरी मंथ, एंड वो एक अलग ही यूफोरिया में चले जाते हो ना, कि आप ऐसे रूम्स में रुक रहे हो जहाँ 15,000 रोज का बजट है, 5,000 यू आर स्पेंडिंग ऑन योर लैविश फूड, योर लैविश डिनर, योर यू नो एवरीथिंग इज एट योर डिस्पोजल, वैसी चीज थी। एंड यस बैंक वाज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज। आई एम नॉट श्योर अब कैसा है, और उस टाइम पर इट वाज रियली स्प्लर्ज लाइफ देते थे बिल्कुल, मतलब हाई टेक एमबीबीएस के जो कंसल्टेंट्स को मिलती है वैसी। एंड तो वो एक यूफोरिया से आते आते आई फील कि मेरे को बाहर निकलते निकलते 6 महीना लग गया, जहाँ मेरे को रियलाइज हुआ, माय गॉड मैं क्या कर रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई वांट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तब यार जहां तक वैल्यूएशन की बात रही, मेरे को पहली बार मैंने सुना था प्रोफेसर दामोदरन के बारे में इन 2013। तो मैं ये चीज तो शुरू से जानता था कि प्रोफेसर दामोदरन करके कोई प्रोफेसर हैं यूएस के, एंड यू नो वो फ्री में यूट्यूब पे अपने वीडियोस वगैरह डालते हैं, ऐसा वैसा होता है। बट मुझे अच्छे से याद है जब मैं 2013 में उनका वीडियो पहली बार देखा, एंड लिटरली यार मधुर, आई जस्ट क्राइड। पता है, मतलब ऐसा हो गया था कि मैंने प्रिंट आउट भी निकाला था उस पर्टिकुलर लेक्चर के डेस्क का, एंड आई जस्ट क्राइड कि यार मेरे को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है जो ये बंदा बोल रहा है। क्योंकि एक तो उनका अंग्रेजी का एक्सेंट है, ठीक है, प्लस आप अगर देखोगे तो उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा रिच है वैल्यूएशन में, कि वो बहुत बहुत ही यू नो बहुत हाई लेवल पे जाके बात करते हैं। तो वो बिटवीन द लाइंस बात करने के लिए हैबिचुअल है भी, और एक एक्सेंट भी उनका बहुत यूएस एक्सेंट है, बिकॉज ही इज लिविंग इन यूएस फॉर लास्ट 35-40 ईयर्स नाउ, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो आई जस्ट क्राइड कि यार मेरे को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है जो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने दूसरी बार देखा भाई, और दूसरी बार भी मेरे को कुछ भी समझ में नहीं, एंड इट वाज अ बेसिक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई फेल्ट दैट नो दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी, एंड आई जस्ट यू नो थ्रो दैट डेक अवे। उसको डस्टबिन में ही डाला था लिटरली, अगर मैं आपको झूठ ना बोलता हूँ कि यार ये नहीं समझ में आ रहा है अपने। तो वो चीज मेरे को फिर से स्ट्राइक करी यस बैंक के 6 महीने के बाद, कि यार एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अगेन, फाइनेंस एक्सप्लोर करते हैं कैसा क्या करियर होता है। एंड फिर से वही हुआ, प्रोफेसर दामोदरन का नाम सामने आ गया कि एंड आई जस्ट रिकलेक्टेड दैट थिंग। तो मैंने बोला नहीं यार अब फिर से देखूंगा, एंड कुछ भी हो जाए फिर से देखूंगा। मेरे को अच्छे से याद है, ऑफिस से मैंने प्रिंट आउट्स निकाले पूरे डेक के। आई नो इट इज अनएथिकल, बट ठीक है यार, इमेच्योर रहते हैं उस टाइम पर हम लोग, नहीं पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, एंड यू नो आप लाइफ के उस फेज पे हो जहां पर 1 रुपया भी मैटर करता था। ठीक है, तो मैंने ऑफिस से प्रिंट आउट निकाले, एंड आई जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अगेन। मेरे को आज भी याद है, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने हर सेशन को 4 बार देखा था, आई एम नॉट किडिंग। मतलब उस टाइम पर उनका 37 क्लासेस का एमबीए बैच बनाया था उन्होंने, 37 के 37 लेक्चर्स 4-4 बार देखे थे। तब जाके मेरे को लगता है 50% में समझ पाया था, क्योंकि अंग्रेजी मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पर। आज तो ठीक है यार, आज तो आई रीड बुक्स इन इंग्लिश, किताबें तो मैं पहले भी पढ़ लेता था, बट इट्स जस्ट दैट टेक्निकल बहुत हाई फाई टेक्निकल हो जाता था, तो इट जस्ट स्टक। तो आज तो ऐसा है कि यार आज तो आई एम जस्ट फ्लुएंट इन, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो एक लैंग्वेज है, आप जितना उस पर प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू गेज इट। बट मेरे को ये चीज समझ में आई थी कि यू नो ये एक बहुत बड़ा गैप है
जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसा फेस करेंगे, जो इंडिया के बहुत रिमोट पार्ट से आते हैं एंड दे वांट टू मेक देयर करियर इन फाइनेंस। एंड मैं इस गैप को फुलफिल करूंगा, मतलब क्या मैं क्या मैं 100% इंस्पायर्ड हूँ जब मैं वैल्यूएशन पढ़ाता हूँ प्रोफेसर दामोदरन से? हाँ, मैं हूँ। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं वैल्यूएशन पढ़ा रहा हूँ एंड आई विल नॉट टच प्रोफेसर दामोदरन का लर्निंग्स, तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप वैल्यूएशन पढ़ रहे हो तो आपको दामोदरन को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। ठीक है, ही इज द गाय हु री इन्वेंटेड डीसीएफ। जो डीसीएफ 1933 1934 में बेंजामिन ग्राहम ने पहली बार दुनिया के सामने लिखे आए थे थ्रू हिज बुक सिक्योरिटी एनालिसिस, उसको 1985-86 के अंदर दामोदरन ने री इन्वेंट किया कि चीजें ऐसे भी हो सकती हैं डीसीएफ के अंदर। तब तक मतलब फॉर लास्ट 50-60 ईयर्स तक डीसीएफ वही रेप पेट्रोल चल रहा था, जैसा बेंजामिन ग्राहम बोल के गया था। ठीक है, तो and you need to understand that person has give his entire life learning and sharing his views on valuation, right? पिछले 30-35 years से he is writing. I have also read his PhD thesis. तो वहां से मैंने उनको पढ़ना शुरू किया एंड फिर उसके बाद जुनून ऐसा हुआ यार कि मैं सिर्फ उनको पढ़ते गया। उनके सारे ब्लॉग्स मेरे को अच्छे से याद है। म्यूजिंग ऑन द मार्केट्स करके उनका ब्लॉग है, म्यूजिंग ऑन द मार्केट्स .blogspot.com, म्यूजिंग द मार्केट्स। एंड मैंने फर्स्ट ब्लॉग उनका 2007 में उन्होंने पब्लिश किया था। मैंने वहां से लेकर के रीसेंट ब्लॉग तक सब कुछ प्रिंट आउट निकलवाया और उसका एक बंच बनाया, 2 बंच बने थे। ठीक है, आई हैव रेड दैट, आई हैव रेड ऑल हिज बुक्स, आई हैव रेड ऑलमोस्ट ऑल हिज रिसर्च पेपर्स। इतना मेरे को ललक हो गया था कि इसको सब कुछ पढ़ दूंगा मैं जो भी इन्होंने लिखा है। एंड वो है आज भी, मतलब मेरे पास 2 ट्रंक भर के पेपर्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम इज रिटन बाय प्रोफेसर दामोदरन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी में इतना जुनून है ना, और ये सब मैं कर रहा था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मतलब मैं वैल्यूएशन इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन में नौकरी चाहिए थी, मैं वैल्यूएशन इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मेरी जिद थी कि मेरे को सीखना है। ये ऐसी क्या चीज थी जिसने पहले मेरे को चैलेंज किया था और अब फिर से मेरे को चैलेंज कर रही है। ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक इट डाउन इनटू पीस बाय पीस, एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड आई फील दैट बहुत सही चल रहा है अभी। मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को बताता हूँ चीजें, एंड या दैट्स इट, डोंट टेक मच टाइम। सो आपकी जर्नी सही में काफी इंस्पिरेशनल रही। मतलब आपने कभी भी किसी भी जगह में हार नहीं माना। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपने कई सारी इनिशियल स्ट्रगल्स झेली, आपने मल्टीपल बार सीए फाइनल्स दिया, उसके बाद आपको हिंदी के कारण कई सारे इंग्लिश रिटन टेक्स्ट में मुश्किल होता था। आपने एक वीडियो को 4-4 5-5 बार देखा। ये आजकल यहाँ ऐसा हो गया कि लोग अस्वाद सर के वीडियोस को एक बार नहीं देखते, उनके पास टाइम नहीं है लोग कहते हैं। जबकि सर इतना प्रीसियस विजडम शेयर कर रहे हैं और आपने कई नहीं, वो बार ठीक उनको। है, ठीक है। आई हाँ बिलीव क्या होता है ना, सबका अपना अपना एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है, आप किसी को जज नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो आई फील दैट इट्स ओके, सबको अपने पेस पे सीखना चाहिए, इट्स ओके। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि लोग हार्डवर्क से थोड़ा भाग रहे हैं। मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आए कब तो बात सही है, पर लोग सोचते हैं कि यूट्यूब में पढ़ा है तो देख लेंगे, आज नहीं कुछ महीने बाद देख लेंगे। लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं यार कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, प्रोफेसर दामोदर ने शॉर्ट्स नहीं बनाता है, शॉर्ट्स और रील्स नहीं बनाता है, समझ रहे हो? अगर वो शॉर्ट्स और रील बनाए, क्योंकि आजकल आज का जो हाँ जेंजी है ना, हाँ उसका इस फोकस स्पैन कम होके 1 मिनट पे आ गया है। उसको 60 सेकेंड के अंदर नॉलेज चाहिए, समझ रहे हो आप? तो वो अगर बना देगा तो वो भी हिट हो जाएगा। बट दैट्स हाँ, ओके। वही चीज पेंडिंग बचा अभी। सो आपने अपनी जर्नी में काफी सारा हार्ड वर्क किया। सो इसमें कई बार हुआ होगा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन कम हुआ होगा, काफी डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है इधर उधर से कोई चीज, या बर्नआउट भी हुआ होगा कि आपने कोई चीज को कई महीना कई साल से कोशिश कर किया पर उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है। तो इन सिचुएशंस को आप किस तरीके से टैकल करते थे? यार देख, ऑनेस्टली मैं कोई सुपर ह्यूमन तो था नहीं ना हूँ, ठीक है? तो ये सब चीजें जो आपने बोली कि बर्नआउट हो जाता है एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और एक बहुत डीपेस्ट पॉइंट आ जाता है, बहुत लो पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? डेफिनेटली शैटर कर देता है यार, अंदर से तोड़ के रख देता है। एंड नॉट ओनली इन प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट के अंदर भी कई चीजें ऐसी हुई जिसने मेरे को तोड़ के रख दिया पूरा का पूरा। ठीक है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू एक्ट लाइक फिनिक्स। जिन लोगों ने हैरी पॉटर देखी है उनको मैं अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब आप पूरा जल जाते हो ना, तो राख से आपको अपना खुद का एक नया जन्म देना पड़ता है। एंड आई फील दैट कई लोग जो सुन रहे होंगे, जो ऑडियंस होगी, वो बोल रहे हैं कि सर ये सब बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है ये वो। बट यार बिलीव मी, अगर इससे अच्छा कुछ है तो आप बता दो मेरे को।
क्या करोगे, मतलब व्हाट इज द पॉइंट, मतलब आपके सामने अब क्या चीज है, चलो मान लो आपके सामने एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आ गया, ठीक है, आप कुछ करना चाह रहे थे और वो चीज नहीं हो पा रही, ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू? कैन यू स्टॉप? यस यू कैन फॉर सम टाइम। कैन यू गो बैक? नो यू कांट। ठीक है। कैन यू डाई? नो यू कांट। ठीक है, तो यू कैन टेक ब्रेक फॉर सम टाइम बट यू हैव टू कीप मूविंग। क्या होता है ना, जब भी मेरे सामने ऐसा हुआ ना, तो रादर देन टेकिंग अ स्प्रिंट और डूइंग अ ब्रिस्क वॉक, मैं क्रॉल करना शुरू करता था। क्रॉल करना शुरू करता था मतलब बहुत धीरे 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 आप आगे बढ़ो एंड फिर मोमेंटम गेन करो। ठीक है यार, होता है, लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक बार में सक्सेस मिल जाती है। एंड बिलीव मी, आप अगर हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जो एक बार में पूरी लाइफ में सक्सेसफुल होके एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ गुड। मतलब आप कितने भी बड़े पायनियर्स का नाम ले लो, दे आर इधर कॉलेज ड्रॉप आउट्स और उनके साथ ऐसे कुछ सिचुएशन हुई है जो मल्टीपल टाइम्स बैंकरप्ट हो गए एंड देन दे एबल टू मेक इट। कितने भी बड़े लोगों का नाम ले लो, ये है कि स्टोरीज हिडन है, लोगों को पता नहीं है, बट होता तो है यार, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मतलब आपने काफी सही से बताया कि ये सभी के लाइफ में होता है और ये एक हमारे लाइफ का पार्ट है। मतलब अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स एंड सक्सेस ही होता है। पर बस वो मीडिया में बिल्कुल अक्सर लोगों का खाली सक्सेस स्टोरीज एंड वो सबको लोग दिखा देते हैं जनरली, जिससे हम लोगों को कई बार लगता है कि और लोगों के लाइफ में सबसे अच्छा ही अच्छा चीज होता है और हमारे साथ कई बार कुछ खराब होता है, या हम लोग थोड़ा सा उसके थ्रू अपने आप अपना वैलिडेट करने लगते हैं। तो मतलब परसिवरेंस काफी इंपॉर्टेंट है सभी के जर्नी में। बिल्कुल बिल्कुल 100% आई अग्री विथ यू ऑन दिस। सो अगर एक बिगिनर को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए उसे किस तरीका से स्टार्ट करना होगा और क्या क्या करना होगा? देखो यार, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ना, एक इतना ज्यादा मार्केटेड टर्म बन गया है अभी कि कई सालों से लोग ये सोचते हैं कि होली ग्रेल ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कि अगर मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लग जाएगा तो जीवन सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। एंड ठीक है, मतलब अगर स्टूडेंट्स का एक जिद है कि सबको हमको तो करना ही है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हमको जाना ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो उसके लिए भी रेसिपी है यार। एंड हार्ड वर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट है भी नहीं मधुर, ऑनेस्टली। ठीक है, अगर मैं इसको सब ऑब्जेक्टिफाई करूंगी कैसे करना है, तो बहुत सिंपल सा चीज है। मैं एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क पे काम करता हूँ और मैं हमेशा मैंने बार बार रिपीट किया है। आई फील जो लोग ये वीडियो रेपिटेटिव देख रहे हैं उनको लगेगा थोड़ा सा आगे बढ़ा के चले जाना। ठीक है, नंबर वन इज दैट you should understand the key skills which are required for the role, irrespective you whether you want to become an investment banker or asset manager or a wealth manager or equity researcher, valuation expert, whatever you want to। तेरे को अगर नासा का एस्ट्रोनॉट भी बनना है ना, तो भी ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो काम करता है। फर्स्ट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द की स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रोल। अब की स्किल कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है, आप जो भी प्रोफाइल को अपना ड्रीम करियर मानते हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल योर ड्रीम करियर इज एनालिस्ट एट इन्वेस्टमेंट बैंक और एसोसिएट इन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, तो आप कम से कम 10 अच्छी फर्म्स के जेडीज को डाउनलोड करो, जुगाड़ करो उसका कैसे भी करके, और उसका प्रिंट आउट निकालो। सिंपल सा लॉजिक है, उसका प्रिंट आउट निकालो, एक हाइलाइटर लेके बैठो साथ में, ठीक है, एंड ट्राई टू हाईलाइट द कीवर्ड्स। ठीक है, आपको लग रहा होगा लेकिन यही सब रखा होता है इधर, आई एम ओल्ड स्कूल गाय। ठीक है, तो आप हाईलाइट करो कि क्या कीवर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं 10 के 10 जेडीज के अंदर, उसको पॉइंट आउट करो। आपको लगेगा कि 10 या 5 से 10 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बार बार हाईलाइट होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि इंडस्ट्री क्या चाहती है। ठीक है, देखो यार, आपको जो अच्छा लगता है वो लेके अगर मार्केट में उतरोगे ना तो वैसे काम नहीं चलेगा। आपको वो प्रिपेयर करना है जो मार्केट की डिमांड है। अगर आपको वीसी बनना है तो आप देखो कि वीसी एसोसिएट्स और वीसी एनालिस्ट से क्या चाहता है बंदा। ठीक है, क्या चीज वो समझना चाह रहा है, कि आपको क्या चीज आनी चाहिए, क्या आपको टर्म शीट की ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, या जो भी होता है एक्स वाई जेड। जैसे फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको क्या आना चाहिए, आपको क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए, आपको कंपेरेबल ट्रांजेक्शन की स्क्रीनिंग आना चाहिए, आपको डीसीएफ से वैल्यूएशन निकालना आना चाहिए, आपको कंपेरेबल ट्रांजेक्शन की स्क्रीनिंग आना चाहिए, आपको पेज बुक प्रिपरेशन आना चाहिए। 4-5 स्किल्स हैं जो बार बार रिपीट होती है। ठीक है, देन द सेकंड स्टेज इज, मतलब क्या होता है फाइनेंस में, अनफॉर्चुनेटली इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन रियल वर्ल्ड एंड इन बुक्स। देख, तू लॉ और टैक्स में जो पढ़ेगा ना किताब में, वही चीज प्रैक्टिस करेगा। बट फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंस में एकेडमिक इतना पुराना है कि रियल वर्ल्ड उससे बहुत आगे निकल चुका है।
ठीक है, तो आपको है ना उसको सीखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ पढ़ना नहीं पड़ेगा वो स्किल्स को। अगर आप किताब खोल के डीसीएफ पढ़ोगे ना तो उससे कुछ भी नहीं होगा, वो तो पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। कुछ भी तो नहीं है, फ्यूचर कैश फ्लोज को करंट प्रेजेंट वैल्यू पे टानना है और क्या, निकल गया वैल्यूएशन। ठीक है ना, दैट इज नॉट समथिंग विच दे वांट ना। दे वांट यू टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको आपके माइंडसेट में एक ड्रिफ्ट लेके आना पड़ेगा कि अब मैं जो पढ़ रहा हूं मैं एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम लर्निंग इट फॉर द लाइफ। ठीक है, थर्ड थिंग इज विच इज वेरी क्रूशियल, और उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज मैं ऐसा सोचता हूं कि कल को मान ले ब्रह्मा जी ऊपर से आके तेरे को ज्ञान दे दिया वैल्यूएशन का कि देखो सब कुछ आता है वैल्यूएशन में, नाउ हाउ विल इट चेंज योर लाइफ? ठीक है, इट वोंट क्रिएट एन आयोटा ऑफ द इम्पैक्ट इन योर लाइफ अनलेस अदरवाइज तो उसको टेंजिबली इनकैश कर पाता है, तेरी स्किल्स को, तेरे नॉलेज को। तो तीसरा स्टेप सबसे क्रूशियल है, विच विच रिक्वायर्स यू टू डू अ परफेक्ट नेटवर्किंग। ठीक है, एंड शो इट टू द वर्ल्ड कि तूने कुछ बनाया है। जो स्किल आपने सीखे उसके बेसिस पे यू हैव बिल्ड समथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम्फेसाइज मोर ऑन थर्ड स्टेप। बट आयरनी है कि वो तीनों स्टेप एक दूसरे से लिंक है। तो थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल है। आप समझो यार, इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर आपको बनना है, आपको अगर इक्विटी रिसर्च में जाना है, तो उसकी जॉब आपको naukri.com IIM जॉब से नहीं मिलेगा बॉस, वो वैकेंसी निकलने के पहले भर जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ये चीज, वहां पर डिमांड सप्लाई का फंडे ही अलग है ही नहीं। देर इज नो सच कंसेप्ट एज डिमांड सप्लाई, देर इज ओनली सप्लाई एंड सप्लाई, देर इज नो डिमांड एज सच। नीड टू अंडरस्टैंड दिस, तो यू हैव टू स्नैच द अपॉर्चुनिटी। उसके लिए आपको चाहिए एक बहुत कड़क नेटवर्किंग एंड कनेक्ट विद द राइट पीपल जो आपको हेल्प कर सकें। अच्छा, लोगों को फिर लगेगा कि सर ऐसा थोड़ा ना होता है। अरे आपने करके देखा है क्या? आप कैसे बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता है? मेरे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे काम करता है। ठीक है, पागल है स्टूडेंट जो रोज का आधा एक घंटा निकाल के लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लिख रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। 40-40, 50-50 दिन की स्ट्रीक बना रहे बच्चे। ठीक है, वाइल हैंडलिंग देयर ओन जॉब। मधुर, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। वी नो कितना एफर्ट लगता है डेली बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करने में। ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है। लोगों को चीजें सिंप्लीफाई करके बताने में बहुत एफर्ट लग जाता है कि आपके यूजर्स को, आपके ऑडियंस को चीजें सिंपल लगे, इसके लिए आपको बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स चीज आप कोई भी कर देगा। तो स्टूडेंट इतना एफर्ट डालते हैं बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड आई पर्सनली बिलीव दैट लिंक्डइन इज द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म जहां आप नेटवर्किंग कर सकते हो। सो ये 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स अगर किसी ने बहुत डिलीजेंटली कर दिया, तो यार मैंने तो एक्सपीरियंस ऐसा किया कि बैचलर ऑफ फार्मा का स्टूडेंट था एंड ही क्रैक्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आई हैव एक्सपीरियंस्ड एक थर्ड ग्रेड, मतलब थर्ड ईयर टायर 3 यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक ऑनर्स था। टायर 3 मतलब तूने नाम भी नहीं सुना होगा, तुझे पता है वो यूनिवर्सिटी में कैसे एग्जाम लिए जाते हैं और वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं। एक रात पहले छोटा सा कोई गाइड लिया, उससे पढ़ लिया और पेपर दे के आ गया। अब जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ पेजेस लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। उस टाइप की यूनिवर्सिटी से पढ़ के बच्चा आज वो स्टूडेंट है, ही इज वर्किंग इन कोर वैल्यूएशन प्रोफाइल। ठीक है, एक टिप मैं यहाँ देना चाहता हूँ, दो इट इज अनास्ड, बट दैट आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियंस के लिए, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं। यार ऑलवेज ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल इन योर माइंड। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि हमको तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, कि उनके सामने ऑफर आ रहा है कि तू इक्विटी रिसर्च में आएगा, कैंड ही इज डिनाइंग इट दैट ऑफर कि नहीं मेरे को तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। डोंट डू इट। योर ऑब्जेक्टिव इज टू इंटर इनटू द इकोसिस्टम। तू पहले फ्रंट ऑफिस के इकोसिस्टम में तो घुस जा भाई। ठीक है, नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बिकॉज सबको नहीं मिलता है ना, 100 में से एक बंदा बनता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाता है, तो बाकी के 99 लोग बैठे रहेंगे। डोंट डू दैट। ठीक है, इंटर इनटू द इकोसिस्टम। आज आप वैल्यूएशन से काम स्टार्ट करो, आज आप इक्विटी रिसर्च से काम स्टार्ट करो, आप सीखो। एटलीस्ट वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस वाला क्लॉज तो आप टिक मार्क कर दोगे जब आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करोगे आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, कि यू डोंट हैव द रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इट्स ओके। स्टार्ट विथ स्मॉल, स्टार्ट विथ रेलिवेंट अदर प्रोफाइल्स एंड देन मेक अ स्विच टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आपका कंपटीशन आप ऑलरेडी 90% काट चुके होगे अगर आप इक्विटी रिसर्च में भी हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड समराइज इट, इट इज easier फॉर यू टू मूव फ्रॉम equity research to investment banking than nothing from investment banking. It is 10 times easier. ठीक है, तो टेक द रोल विच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, सब्जेक्ट टू कि वो रोल अच्छा होना चाहिए। वो रोल बैक ऑफिस मिडिल ऑफिस का नहीं होना चाहिए। अगर फ्रंट ऑफिस का रोल है तो ले लो। मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, मत रिजिड रहो कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। 6 महीने की जर्नी है, 6 महीने बाद चले जाना, क्या फर्क पड़ता है।
सो आपने काफी अच्छा से बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी का काफी इंपॉर्टेंस है। लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि जब अपॉर्चुनिटीज आ रहा है तो उसमें डिसीजन सही तरीका से लेना होगा ताकि वो इकोसिस्टम के अंदर एटलीस्ट घुस सके। उसके बाद तो मतलब स्विचिंग ये सब काफी इजी हो जाता है देन सिर्फ वेट करते रहना। और जो आपने 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताया कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो सबसे पहले उन्हें समझना होगा कि इसके लिए कौन सा स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि अलग अलग कंपनीज के जेडी से उन्हें समझ में आएगा। सेकंड, उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना होगा, सिर्फ थ्योरी पे रिलाई नहीं कर होना होगा, क्योंकि there is a big difference between theoretical and practical skills in finance। एंड फाइनल स्टेप में उन्हें नेटवर्किंग अच्छा से करना होगा, साथ में अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा जो वो शोकेस कर सकते हैं कि सही में उनको ये आता है। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बोलते तो है कि मुझे ये आता है वो आता है, लेकिन कुछ शो करने के लिए भी होना चाहिए कि हाँ, कि उसने इससे रिलेटेड कुछ किया, कुछ पब्लिश किया, कुछ यार वो वो शो आपको कर एज सकते देता है ना, सॉरी बट वो हाँ। आपको एज देता है ना। समझो ना आप 100 रेज्यूम उनके पास गए, ठीक है, 99 रेज्यूम सिर्फ रेज्यूम गए, एक बंदे ने रेज्यूम भेजा, साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजी, साथ में इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट भेजी, साथ में इंडेक्स वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजी, लिंक्डइन के ऊपर ही मैसेज किया कि सर काइंडली रिव्यू माय वर्क एंड माय रिज्यूम हियर विद एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी सुटेबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, आई विल बी रियली ऑनर्ड टू वर्क अंडर योर गाइडेंस और स्टार्ट माय करियर इन योर गाइडेंस, राइट। तो वो अट्रैक्ट करेगा ना, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट हुक, राइट, कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हो। वो बोलेगा एचआर को कि यार वो बंदा था ना जिसने वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के भेजी थी, उसका रिज्यूम निकालो, ठीक है, वो ऐसे। सो यू आर जस्ट डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ ना, आपने सबको अलग कर दिया। तो वो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू स्टैंड आउट। हाँ, डिफ्रेंशिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है, क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, सभी लोग इंटरेस्टेड है जॉब्स में, और डिमांड बस थोड़ा सा है कंपनीज का। तो हर कोई को अपना या कुछ कंपिटेटिव एडवांटेज तो बनाना होगा। सो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इंटरव्यू में सबसे कॉमन दो तीन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एंड उन्हें किस तरीका से अप्रोच कर सकते हैं? डेफिनेटली यार, तो एक ये थोड़ा सा एक मिथ रहता है कि स्टूडेंट्स का एक थोड़ा मिथ रहता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं एक स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, आई वोंट टेल यू द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि शायद वो ना है, फिर क्या होता है कि स्टूडेंट कह रहे थे कि 5 क्वेश्चन बता दिया आपने, मैं 5 ही करके गया हूँ, ठीक है, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो सबसे पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि वॉक मी थ्रू XYZ, मतलब वो बोलेगा वॉक मी थ्रू अ DCF मॉडल, walk me through a comparable companies model, walk me through a asset valuation model, walk me through a comparable transaction model, कि आपके अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है कि तेरे टिप्स पे कितना है, ठीक है। मोस्टली 99% ऑफ द टाइम जो अगला क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि वॉक मी थ्रू अ DCF मॉडल। अब आप बता रहे हो कि सर DCF मॉडल में कैश होता है, रिस्क होती है, ग्रोथ होती है, ये वो हम ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट होती है, फिर उसमें हम कैश प्लस करते हैं, डेट माइनस करते हैं तो इक्विटी वैल्यू आती है, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं तो इक्विटी वैल्यू पर शेयर आता है, उसको करंट शेयर प्राइस से कंपेयर। अब तुम जब यहाँ जाके रोक रहे हो ना, तो 99% चांस है वो अगला क्वेश्चन इसी में से कुछ पूछ लेगा, जो भी उसके दिमाग में होगा। या तो जो आपने गलती कर दी होगी उस पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यहाँ जो उसको थोड़ा ट्रिकी लगेगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो ये होते ही होते हैं जो आता है। सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी पॉपुलर, वो ये बोलता है कि अगर XYZ में अप या डाउन करा तो तीनों स्टेटमेंट्स पे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर डेप्रिसिएशन 100 रुपए से कम या ज्यादा हुआ तो कैश फ्लोज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करें तो तीनों स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कंपनी ने बायबैक करा है तो तीनों स्टेटमेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चंस पूछने का लॉजिक ये होता है, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका अकाउंटिंग नॉलेज कितना स्ट्रांग है एंड वेदर यू विल बी एबल टू कनेक्ट एंड रिप्लाई द आंसर स्विफ्टली एंड इमीडिएटली, आप कितनी आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इसके लिए यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको माइंड में सिर्फ उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है, कि बायबैक है तो दो चीजें हुई हैं, कंपनी ने खुद के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, और कैश आउटफ्लो हुआ है। अब इन दोनों चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको तीनों स्टेटमेंट्स के ऊपर उसका इंपैक्ट गिराना है। एक एक सेट ऑफ क्वेश्चनिंग ये होती है, ठीक है। एक थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चनिंग होती है जो बोलता है कि करंट इवेंट्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, करंट इवेंट के ऊपर जब मैं बोलता हूँ ना तो स्टूडेंट हिल जाता है कि अरे सर करंट इवेंट हम कहाँ से, अरे भाई वो नहीं बोल रहा था वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल, वो भी इकोनॉमिक टाइम्स रोज नहीं पढ़ता है एंड टू एंड, कोई नहीं पढ़ता एंड टू एंड इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। देयर इज हार्डली लाइक दुनिया में इंडिया में 100 500 1000 लोग होंगे जो पूरे इकोनॉमिक टाइम्स पहले पेज के पहले अक्षर से लास्ट पेज के लास्ट लेटर तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वो करोगे तो सिर्फ वही करते रह जाओगे, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल।
तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज योर व्यू ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू अगले 4 साल में मार्केट कहाँ जा रहा है। इसमें सिर्फ साइकिल का गेम है ना। कोई अगर बोलता है मेरे को कि अगले 4 साल में मार्केट कहाँ जा रहा है, तो मैं बोलूंगा बूम पे। क्यों बूम पे? क्योंकि आज हालत खराब है। अगर आज बुल साइकिल होता तो मैं बोल देता अगले 4 साल में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। अगर, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है यार, साइकिल है, रिसेशन अगर आ रहा है, ठीक है, मान लो रिसेशन अगर आ रहा है, ठीक है, तो रिसेशन साल 1.5 साल का है, 23 मैक्स मिड 24, दैट्स इट। देन यू हैव टू स्टार्ट योर साइकिल, राइट। थिंग्स विल बॉटम आउट हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, फिर कुछ बचेगा ही नहीं गिरने के लिए, और कितना गिराओगे भाई। उसके बाद तो ऊपर ही जाएगी चीज, जीरो तो होना नहीं है। ना इंडेक्स जीरो होना है, ना कंपनी जीरो होना है, उनके बिजनेसेस जीरो होना है। एंड दिस इज वेरी कॉमन। और बहुत टाइम से रिसेशन का साइकिल भी पेंडिंग है, तो आज रिसेशन है तो 2025 के अंदर मार्केट बूम करेगा। ये तो मतलब ये तो नो ब्रेनर क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं पता है, एक फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं आजकल कि वो लिंक करने की कोशिश करता है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है। वो बोलते हैं कि अगर फेड ने 1% से रेट हाइक कर दिया, ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप उसको डेविएशन दे सकते हो कि सर आई लाइक टू डेविएट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर फेड टू इंक्रीज 100 बेसिस पॉइंट इन वन गो। अगर 1% से रेट ऊपर हो जाएगा तो पूरा इकोनॉमी हिल जाएगा, यूएस का, वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगा। वो क्या 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर का रेट हाइक करता नहीं है, क्योंकि कैश मिसमैनेज हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा फ्लाइट टू क्वालिटी होना स्टार्ट हो जाएगा। पीपल अगर 1% रेट आगे, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज है कि फेड फिर से रेट बढ़ा रहा है, ठीक है, डिस्पाइट एसवीबी में जो स्कैम जो एसवीबी के अंदर जो लिक्विडिटी क्रंच आया, एंड सिल्वर गेट का जो जो भी लिक्विडिटी क्रंच आया, उसके बाद भी फेड इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज द रेट। अब यहां पर अगर 1% रेट बढ़ा दे तो इट विल क्रिएट chaos राइट इन द मार्केट। तो उसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे? अगर कमोडिटी क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो इंडियन मार्केट पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है? अगर आपका आई वुड से कि अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो वो एक लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, बहुत बॉन्ड मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर, इक्विटी मार्केट्स के अंदर क्या लिंकेज है वो समझाओ, ठीक है, कि कब बॉन्ड मार्केट, क्या बॉन्ड मार्केट में लॉसेस हो सकते हैं, ये चीज समझाओ कैसे हो सकता है, ठीक है। कहीं वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करेगा आपसे कि बॉन्ड की शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, हाउ डज इट वर्क, हाउ यू कैन मेक मनी बाय शॉर्ट सेलिंग द बॉन्ड, ठीक है, हाउ डज इट इवन हैपन। फिर उसके बाद जो फोर्थ सेट ऑफ क्वेश्चन आता है वो थोड़े वेग आ जाते हैं, बट आई फील दैट अगर स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू अंडरगो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू वैल्यू अ पेंटिंग, हाउ यू वैल्यू क्रिप्टो, हाउ यू वैल्यू गोल्ड, हाउ यू वैल्यू अ मैंगो ट्री। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ यू वैल्यू अ मैंगो ट्री, एक थ्रू अ डीसीएफ मॉडल। अब बता तू कैसे निकालेगा वैल्यूएशन, ठीक है। हाउ विल यू, अब अगर आप दे रहे हो, देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, अगर आप आंसर दे रहे हो तो यू हैव टू बी श्योर कि आप सारे एंगल देख के चलो। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ट्री, वैल्यू मैंगो ट्री थ्रू डीसीएफ करना है तो आपको सीजनैलिटी का इंपैक्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट गिविंग यू कैश फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, राइट। ऐसा नहीं होता ना कि मैंगो 12 महीना आ रहा है, मैंगो 2 महीना आ रहा है और उसको बेच के आप कैश फ्लो अर्न कर रहे हो, तो बाकी का 10 मंथ्स यू आर गोइंग ऑन अ जीरो जीरो कैश फ्लो। तो सीजनैलिटी का इंपैक्ट आप कैसे लेके आओगे? तो बेटर है जब आपको ये सब चीजें नहीं पता है ना, तो टेक अ स्टेप बैक, उसको बोल दो कि मेरे को नहीं आता। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को अच्छे से पता है। मैं टाटा ग्रुप का एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया था when I was in Yes Bank, and the interview was taken by head of a department. And he asked me question. I smiled and I said, "Sir, I don't know the answer." He asked me second question. I said, "Sir, I'll get back to you on this." He asked me third question. I said, "Sir, this is something very new for me. I would like to learn it and I'll get back to you." ऐसे करके 5 क्वेश्चन उसने डाले एंड पांचों बार मैंने मुस्कुरा के मना करा उनको। उसने छठी बार मेरे से पूछा कि भाई तू बता दे कि मैं किसमें से पूछूं, ठीक है, यू टेल मी दैट फ्रॉम विच एरिया आई शुड आस्क। एंड वो सेंस बनता है ना भाई, यू आर कैंडिडेट इंसाइक्लोपीडिया थोड़ा ना है जो उसको सब कुछ आता होगा। कैसे आप बोल सकते हो कि सब कुछ आ सकता है? सी, वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है, उसको ये नहीं देखना है कि आपको कितना आता है, उसको ये देखना है कि आपको जितना आता है उतना सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है, वेदर यू यू आर रेडी टू लर्न और नॉट। तो इट इज मोर ऑफ असेसमेंट ऑफ अ माइंडसेट देन असेसमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। एंड इंटरव्यू में मेक और ब्रेक करना, इट्स ऑल अबाउट मैचिंग द रिक्वायरमेंट। इंटरव्यूअर की कुछ रिक्वायरमेंट, अगर इंटरव्यू भी उसको मैच कर जाता है तो वो रॉक पेपर रॉक सीजर स्टोन बन जाता है, समझ लो ऐसी चीज है। तो रॉक पेपर सीजर बन जाता है, तो वो एंड इट जस्ट मिंगल। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देंगे।
आपने काफी डिटेल में बताया कि किस तरीका के अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इंटरव्यू में, एंड उसको किस तरीका से लोग अप्रोच कर सकते हैं। Yep. और इसमें खास करके स्ट्रक्चर एंड थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, देन कि हर डोमेन का नॉलेज होना, कि मतलब अगर करेक्ट। कोई क्वेश्चन पूछा गया तो लोग उसको किस तरीका से अप्रोच कर रहे हैं, फिर लोग ऑनेस्ट है कि नहीं, क्योंकि अक्सर लोग कुछ भी बना के उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको ये चीज नहीं आता है या वो इसको मतलब सीखेंगे, तो वो यार सबका अगर ऐसा ज्यादा कर रहे हो होता तो है। आपका इंटरव्यू वहीं पर ही खत्म हो रहा है। अगर आप दो चीजें इंटरव्यू में कर रहे हो ना, तो योर इंटरव्यू इज एंडिंग एट दैट मोमेंट। नंबर वन, आपने इंटरव्यू में झूठ बोल दिया तो इंटरव्यू वहां पर खत्म हो गया। ठीक है। नंबर टू, आपने रेज्यूम में कुछ लिखा है ना, आप उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका इंटरव्यू वहीं पर ही ओवर हो गया। ये बात ध्यान रखना। कोई भी स्टूडेंट है, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी डोमेन में इंटरव्यू दे रहे हाँ, मतलब इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी रोल में, बाकी नॉलेज स्किल्स तो सब बात के चीज है। हो। बिल्कुल। क्या फाइनेंस फील्ड में करियर बनाने के लिए सीए, सीएफए या एमबीए करना जरूरी है, और किसके लिए कौन सा सुटेबल हो सकता है? नहीं, आई वोंट से कि जरूरी है, बट कि इसके बिना आप एंट्री ले ही नहीं सकते ऐसा तो नहीं है। मैंने आपको बताया, बी फार्मा ग्रेजुएट्स, बी कॉम ग्रेजुएट्स, प्लेन नॉर्मल ग्रेजुएट्स एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा जॉब पैकेज शुरुआत में थोड़ा कम होता है, बट यार 5-10 साल बाद सब बराबर आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने ये चीज सोच लिया, यू आर इन जॉब फॉर फर्स्ट 1 ईयर, एंड आपको क्योंकि 1 साल में पिक्चर क्लियर हो जाता है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे आपका लर्निंग कर्व अचीव होता है, आपको समझ में आ जाता है कि दिस प्लेस इज फॉर मी और नॉट। ठीक है, और ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है। तो एट्रिशन भी सबसे हाईएस्ट फर्स्ट 1 ईयर में होता है, जब लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो जब आपको ये श्योरिटी हो गई आपके दिमाग में कि मेरे को रहना कोर फाइनेंस में ही है, तो आई वुड से स्टार्ट परसुइंग सीएफए। डोंट डेफर इट। उसका रीजन बताता हूँ क्या होगा ना। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, व्हेन यू विल बी कंपीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है, एंड एक कलीग के साथ आप कंपीट कर रहे हो, कलीग और आपका सब कुछ सेम है, आपने कंपनी सेम डे ज्वाइन करी, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, आपका एक्सपोजर सेम है, आपकी रेटिंग सेम है, सब कुछ सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, सब कुछ सेम है, आपका मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप सेम है। ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ही इज अ सीएफ एंड यू आर नॉट। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म, कोई भी फाइनेंस फर्म ये चाहती है कि हमारे मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट में सीएफए क्रेडेंशियल लेके बंदा बैठे, क्रेडिबिलिटी और हाई हो जाती है। तो जब अपने को पता चल गया है कि अपने को करना ही फाइनेंस में करियर बनाना ही है, ठीक है, देन व्हाई नॉट स्टार्ट परसुइंग सीएफए, व्हाई नॉट। मतलब उसका मेरे को रीजन नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं करना है फिर। सीए आई वुड से मत करो, क्योंकि सीए इज नॉट अ कोर फाइनेंस डिग्री। सी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप टैक्स में करियर बना सकते हो, आप ऑडिट में बना सकते हो, आप लॉ में बना सकते हो, आप चाहो तो फाइनेंस में बना सकते हो। सीए करके फाइनेंस में लोग बहुत कम करियर बना पाते हैं। एमबीए इज वेरी डिमांडिंग। कई लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं कि वो 2 साल का ब्रेक लें, 1 साल का ब्रेक लें और एमबीए करने जाए फुल फ्लेजेड। ऑनलाइन एमबीए का इतना कोई वैल्यू एडिशन होता नहीं है लाइफ में, आपको भी पता है। एग्जीक्यूटिव एमबीए भी इतने ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता। एग्जीक्यूटिव एमबीए आप 4 साल 5 साल की एक्सपीरियंस के बाद करते हो। ठीक है, तो आई वुड से सीएफए इज द बेस्ट ऑप्शन जो करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि करोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, दैट इज समथिंग विच इज वेरी फैक्चुअली रॉन्ग। या सीएफए कंपलसरी नहीं है, पर वेरी गुड टू हैव है, क्योंकि इससे मतलब क्रेडिबिलिटी अच्छा बिल्ड होता है, और लोगों का थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी और इम्प्रूव होता है। और ये हाँ, क्योंकि मैंने कुछ देखा है एक 42 ईयर्स 43 ईयर ओल्ड के एक सर हैं, ही इज परसुइंग सीएफए नाउ बिकॉज उनका प्रमोशन रुक गया। तो आई जस्ट डोंट वांट कि किसी स्टूडेंट के साथ वैसा चीज हो जाए आगे जाके। हाँ हाँ, और सीएफए काफी मतलब इसका कोर्स सिलेबस एंड बाकी चीज भी काफी फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल है इन कंपैरिजन टू अदर डिग्रीज लाइक एमबीए, सीए, जो आपने बताया कि मतलब इसको लोग अक्सर अपने जॉब के साथ साथ भी कर लेते हैं, मतलब उतना डिमांडिंग नहीं है, और कॉस्ट वाइज भी मतलब मच बेटर है इन कंपैरिजन टू लाइक डूइंग अ फुल एमबीए। बिल्कुल बिल्कुल, आई फील सो। आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है, जहां आपने 30% के कैगर लास्ट 6 इयर्स में अराउंड मेंटेन किया है। आप कोई कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं उनमें इन्वेस्ट करने से पहले, और किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? यार 30% का कैगर मतलब कोई छाती पीटने वाली चीज नहीं है। मेरे को पता है ये गिरेगा और ये औंधे मुंह गिरेगा। मेरे को चाहिए भी नहीं 30%, ऑनेस्टली आई एम हैप्पी विद 17-18% का कैगर भी मेरे बहुत खुश है। ठीक है, जब वॉरेन बफेट अपने पोर्टफोलियो को पिछले 10 साल में 10x किया है 17%, मैं भी करूंगा, मतलब मेरे को इतने ही चाहिए।
I mean, a marathon, I'm running a marathon, not a 100-meter sprint. You need to understand this, right? जहां तक बात आती है कि what is the criteria you pick a stock, तो आई वुड से देख उसमें क्या होता है ना, इट इज नॉट कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, ठीक है, कि कोई या कोई एक्सेल का मॉडल है जिसके अंदर मैंने फिगर डाल दी और अगर वो बाय बोल रहा है तो मैं बाय कर दिया, सेल बोल रहा है तो मैंने सेल कर दिया। दैट इज नॉट गोना हैपन, ठीक है, नहीं होता है कभी भी। मैं चेकलिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता हूँ। सो देर इज दिस बुक ऑफ अतुल गवांडे कॉल्ड चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, एंड एवरीवन शुड रीड इट। अतुल गवांडे इज अ सर्जन, और उन्होंने जो बुक लिखी है वो सर्जरी के पर्सपेक्टिव से लिखी है, कि जो ऐसा होता है ना, यूजुअली हम सुनते हैं कि ऑपरेशन करा और अंदर सीजर छोड़ दिया, ऑपरेशन करा अंदर स्कैल्पर छोड़ दिया, ठीक है, वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने चेकलिस्ट के ऊपर एम्फेसिस, बहुत पतली सी, इतनी सी किताब है, इतनी पतली किताब है, हार्डली 70 पेज है, ठीक है, बट वो इतनी ज्यादा रेनाउंड किताब है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी, कि सब लोग उसको पढ़े, और कई लोग मल्टीपल, मैं हर साल वो किताब पढ़ता हूँ। सो देर आर फ्यू बुक्स विच आई रीड एवरी ईयर, नो मैटर वॉट, मतलब पता है अपन ने 50 बार पढ़ी, फिर भी एक बार और पढ़ लो, कि कुछ ना, और हर बार नया कुछ ना कुछ समझने मिल जाता है, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है। तो इन्वेस्टिंग है ना यार, इन्वेस्टिंग इज अ हाईली अंडररेटेड गेम, क्योंकि इसमें रातों रात पैसा नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आज से 1 साल 1.5 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, तो हार्डली वो पॉजिटिव रिटर्न्स पे बैठा होगा, ठीक है, हार्डली वो पॉजिटिव रिटर्न्स पे बैठा होगा, बट अपना पोर्टफोलियो 20 25 30% बढ़ा हुआ है। उसका रीजन ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको कब पिवट करना है अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ, आपको कब और वो इम्पेशेंट होकर वो बाहर निकल जाएगा मार्केट। सो मार्केट ऐसे सिचुएशंस जो होती है ना मार्केट में, जहां कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 21 नवंबर 2021 को मार्केट ने टॉप बनाया था, उसके बाद वो टॉप कभी ब्रीच नहीं हुआ, ब्रीच हुआ मतलब वो किस करके वापस नीचे आ गया, तो वहां से मार्केट आज तक कंसोलिडेशन में। ये 2023 पूरा ऐसे कोई साइन नहीं मिल रहे हैं जो मार्केट में बुलिशनेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इन वेरी गुड शेप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि आप 30,000 35,000 का जर्नी एज ए कंटिन्यू कर रहे हो मार्केट में, इतना कोई हाई फाई अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये साल भी कंसोलिडेट करेगा। अब 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से? मार्केट विल स्टैंड अप, इट विल इरेक्ट लाइक अ पाम ट्री, वो एकदम खड़ा हो जाएगा इसके बाद, और वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा रिटेल इन्वेस्टर्स का। रिटेल इन्वेस्टर छोड़ के भाग जाएगा मार्केट, कि यार 2 साल से पैसा लगा के बैठा हूँ, 1% रिटर्न मिला है, भाई बैम्बो इन्वेस्टिंग होती है ना, तो 2 साल बाद क्यों देख रहा है, थर्ड ईयर के बाद देख, फोर्थ ईयर। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो मिनिमम एक साइकिल के लिए तो आप इन्वेस्टेड रहो, वो 3 साल का एक साइकिल होता है, आज पहले 5 साल होता था, बट अब 3 इयर्स का बुल रन, 2 इयर्स का बियर रन होता है, बियर फेज होता है, ये सिंपल सा लॉजिक है, 5 साल का एक कंप्लीट साइकिल बनता है। इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन स्टॉक तो यार मैं बॉटम अप अप्रोच पे जाता हूँ हमेशा। आई वुड आई वुड फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसमें बड़ा प्ले बनता है फ्यूचर में। देख एक प्रोबेबिलिटी पे गेम तो लेना ही पड़ता है, इट्स जस्ट दैट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जितना नॉलेज रिफाइंड होता जाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उतनी हाई होती जाती है। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स नहीं चलते, इसकी सारे स्टॉक्स मल्टीबैगर बन जाते हैं, दैट्स मतलब ब्लफ मारेगा अगर कोई बोलेगा कि मेरे को लॉस होता ही नहीं, मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो या तो अनटैप्ड है, मतलब उसमें या तो कभी वैल्यू अनलॉक्ड है, हिडन वैल्यू है अभी उसके अंदर, या फिर ऐसा कोई सेक्टर है जो बहुत नया है। आई यूजुअली रिफ्रेन फ्रॉम वो सेक्टर्स जिनका बहुत टॉक ऑफ द टाउन है, जैसे एआई है, ठीक है, वो ऑलरेडी टॉक ऑफ द टाउन है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इंडिया में डीप टेक कंपनीज नहीं है, ठीक है, नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर्स में घुस जाता अगर अभी तक पता चल जाए ना किसी को कि कोई एआई का कंपनी जो जनरेटिव एआई में डिसरप्ट कर रही है इंडस्ट्री को, ठीक है, तो देखना रातों रात उसका प्राइस चढ़ा देंगे वो, एंड आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैं करंट अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसको एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे एक पेट फूड मार्केट है, पेट फूड मार्केट मतलब मैं आपको कैटल फूड मार्केट नहीं बोल रहा हूँ, मैं पेट फूड मार्केट बोल रहा हूँ, जो डॉग कैट फिश के लिए जो फूड बनता है। अब हम लोगों ने स्टडी करी, हम लोगों ने मतलब एक छोटा सा ग्रुप है हमारा जो हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोगों ने स्टडी करी कि यार ये पेट फूड मार्केट है, ये इंडिया में $1 बिलियन का मार्केट है, और ये क्लोज टू 10 to 12% CAGR के साथ ग्रो करेगा अगले 10 साल में, क्योंकि लोनलीनेस बहुत बढ़ती जा रही है लोगों की, एंड मोर पीपल वांट टू हैव डॉग, लोग जो सिटीज में रह रहे हैं, और अभी कल्चर इंडिया में आता जा रहा है कि अब अब पेट पेट इज एक्सेप्टेबल इन द फैमिली। हम देखते हैं वायरल रील जहां पर घर की लेडी पेट के साथ खेल रही है, उसको बच्चे कैसा रख रही है, तो एक वो है ना कल्चरल शिफ्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। अब ये स्टोरी बहुत बड़ी बन सकती है अगले 10 साल के अंदर।
एंड मार्केट बहुत छोटा है तो ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। $1 बिलियन का मार्केट है, 7,000 करोड़ का मार्केट है। ठीक है, आप इंडिया में देखोगे तो हार्डली कोई एक कंपनी है जो लिस्टेड है। ठीक है, नेस्ले और इमामी ये दो कंपनीज है जो बड़े बेट कर रही है इनके ऊपर, और फ्यूचर में कोई कंपनी एक्विजिशन कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज किसी प्राइवेट कंपनी को एक्वायर कर सकती हैं। आप जैसे पेडिग्री देखोगे, रॉयल कैनन देखोगे, ये जो दो बड़े पेट फूड, पेडिग्री का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, तो हो सकता है नेस्ले पेडिग्री को एक्वायर कर ले, या इमामी पेडिग्री को एक्वायर कर ले, रॉयल कैनन को एक्वायर कर ले फ्यूचर में। क्योंकि समझना, हमको जब ये आइडिया स्ट्राइक हुआ, ठीक है, और उसके बाद हमने रिसर्च करी, तो वी गॉट टू नो कि यार ये दोनों कंपनीज ऑलरेडी माइंड बना चुकी है। तो एक आइडिया को वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ यार, वी आर इन अ राइट सेक्टर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द राइट कंपनी। अब राइट कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा पता है? आपको वो कंपनीज नहीं चुननी है जो सबसे तेज भाग रही है। आपको ऐसी कंपनीज पिक करनी है कि जब मार्केट गिरेगा और उसके बाद वापस खड़ा होगा तो मेरी कंपनी सबसे तेज खड़ी होनी चाहिए। तो आई एम नॉट कंसर्न कि कल मेरा कि मार्केट लगातार 3 दिन से गिर रहा है, 4 दिन से गिर रहा है। आई एम नॉट इवन कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि मेरे को पता है द मोमेंट मार्केट ने बॉटम बना के नई जर्नी शुरू करी तो मेरे पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स स्प्रिंट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसका कंसर्न ही नहीं है यार। अब ऐसा होता है मधुर कि मेरे को मतलब कहीं से खबर मिलती है कि आज मार्केट बहुत डाउन था, ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को पता है कंज्यूम कर लेगा मेरे को पूरा, और मैं क्या करूंगा पोर्टफोलियो देख के? क्या मैं बेच दूंगा स्टॉक? नहीं। ठीक है, तो मैं बैठ के देखता रहूंगा बेवकूफों जैसा। ठीक है, एंड इट कंज्यूम्स माय टाइम, राइट? तो इसके अलावा क्या वैल्यूएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा नहीं करता, लेकिन हाँ रोल तो प्ले करता है। ठीक है, आपको क्या हर अंडर वैल्यूड कंपनी खरीदनी चाहिए? नहीं। क्या हर ओवर वैल्यूड कंपनी से दूर रहना चाहिए? नहीं। ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। आपको कंपनी अंडर वैल्यूड प्राइस पे नहीं खरीद सकते, आपको फेयर प्राइस पे खरीदनी है। बहुत, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या आप वेट करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैंने एशियन पेंट्स का वैल्यूएशन किया था। ठीक है, मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से 234 रुपीज का वैल्यू आ रहा है एशियन पेंट्स का। अब एशियन पेंट को तुम स्टॉक प्राइस देखोगे तो 2300 रुपए का स्टॉक प्राइस है। तो अब अंडर वैल्यू पूरी जिंदगी भी इंतजार कर लेगा तो कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं होनी है। ठीक है, पूरी लाइफ भी इंतजार कर लोगे तो अंडर, और मैंने 20% का ग्रोथ रेट दिया, उसके बाद 234 का वैल्यूएशन आ रहा है। उससे ज्यादा का ग्रोथ रेट मैं दूंगा तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, अनरियलिस्टिक हो जाएगा ना। और मैं कितने ही वैक कम कर दूंगा यार, कितने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटेड कितना कम कर दूंगा। तो ऐसी कंपनीज को आपको फेयर प्राइस पे लेना पड़ेगा। फेयर प्राइस पे मतलब यहां पर आपका थोड़ा सा चार्टिंग नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहली बात आपको डिसाइड करना है कि आपको स्पेशलिटी केमिकल में खेलना भी है कि नहीं खेलना। क्योंकि मैं यूजुअली ऐसी कंपनी से दूर रहता हूं जो ऑलरेडी बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठी। मार्केट लीडर और मार्केट शेयर दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, अ कंपनी कुड बी अ मार्केट लीडर बट उसके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है। मतलब उसके पास अभी भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी मार्केट शेयर नहीं है बहुत बड़ा, इसका मतलब ये है कि जो अनऑर्गेनाइज शेयर है वो बहुत बड़ा है आज के टाइम उस पर्टिकुलर सेक्टर में। और वो कंपनी वैल्यू अनलॉक करेगी, और जब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे माइग्रेशन होगा तब उस कंपनी को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्लस है। मैं कभी भी एशियन पेंट जैसे स्टॉक में लॉन्ग रन पे नहीं जाता, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि वो ऑलरेडी बहुत बड़े मार्केट शेयर पर है। मतलब एक पॉइंट था जब 85% मार्केट शेयर था, वो कम होते होते भी 54-56% रह गया। ठीक है, अभी और कम होगा, यहाँ पर और नए प्लेयर्स इमर्ज होंगे मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर है अब नेस्ले है, बेबी फूड में 95% मार्केट शेयर है। अब यहाँ से 100, मैं आखिरी 5% के लिए क्यों खेलूं यार? मैं कोई ऐसी कंपनी ढूंढूंगा ना जो 5%, 10% के मार्केट शेयर पर वो ग्रो करेगी, मार्केट जैसे ग्रो करेगा। तो लोगों को ही समझना पड़ेगा कि आप अगर एक एवरेज कंपनी ढूंढते हो तो आप कभी भी 10%, 15% के कैगर पे भी नहीं बैठ पाओगे आपके पोर्टफोलियो में। कारण ये है, आपको अगर 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तो आपको 2 मल्टीपैकर चाहिए, तब आपका पोर्टफोलियो रिटर्न 20% टच करेगा, 25% टच करेगा। क्योंकि आपके सारे स्टॉक्स इक्वल रिटर्न नहीं देंगे ना। आपके सारे स्टॉक्स 20% का रिटर्न नहीं जनरेट करेंगे। कुछ स्टॉक्स होंगे जो जहां पर बाय प्राइस है वहीं खड़े रहेंगे, कुछ लॉस में होंगे, कुछ होंगे जो 10, 15, 20% ऊपर होंगे। तो ये पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न ऊपर टन जाए, इसके लिए आपको 2 या 3 मल्टीपैकर चाहिए, और वो होता ही होता है, डोंट वरी। मतलब, और इसमें एक चीज और बताता हूँ यार, हालांकि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप बहुत लंबे समय से किसी चीज में, गेम में रहते हो ना, तो एक इंस्टिंक्ट भी काम कर जाती है। आपको एक बहुत जो ना एक इंस्टिंक्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज होना चाहिए। सर मैं एक चीज शेयर करता हूँ विच कुड बी अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। जब अभी अडानी ग्रुप गिरा, अडानी ग्रुप का स्टॉक गिरा, तो काफी सारे लोगों ने मेरे को आके बोला था, पूछा था कि यार अडानी ले लें क्या, अडानी ले लें क्या, अडानी ले लें क्या। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके पहले जी ग्रुप गिरा था तब मेरे हाथ जल गए थे उसके अंदर। एक दिन में 35-40% गिरा था, मेरे हाथ जल गए थे बहुत बुरा।
ठीक है, तो मैं वहां से मैंने लर्निंग उठाया और मैंने एक चीज समझी कि गिरते चाकू को कभी हाथ नहीं लगाने का, हाथ काट के खून निकाल देगा वो आपका। जो स्टॉक 4,000 से 1,000 रुपए पे आया वो 1,000 से 100 रुपए भी हो जाएगा। आप इस मुगालते में रहो ही मत, इस गफलत में मत रहो कि ये यहाँ से बढ़ जाएगा। यू नेवर नो, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड डिस्काउंट हो रही है। इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन आएगी, क्या डिस्काउंटिंग होगी, नेवर नो। तो इस दौरान है ना, जब ये फॉल हुआ ना, तब मैंने अंबुजा सीमेंट्स के ऊपर बेट लिया था लॉन्ग रन में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और टीएन चंद्रशेखरन के हिसाब से अगर इंडिया को $50 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2050। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इंडिया बन जाएगा, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 10x ग्रोथ करेंगे 2030 से 2050 तक, अगले 20 साल में, ये श्योर शॉट है। अपनी लीडरशिप अभी बहुत अच्छी, आगे और अच्छी रहेगी, रहे नहीं रहे डजेंट मैटर, बट इंडिया विल ग्रो। ये इंडिया का टाइम है, साइकिल इंडिया के हाथ में अभी। ठीक है, मतलब जो कंट्री वाइज साइकिल होती है वो इंडिया के फेवर में। सो उस केस में ना आई हैव बेटेड ऑन अंबुजा सीमेंट। उसके दो रीजन थे, दो बहुत बड़े रीजन थे। एक कि उसके नाम के आगे अडानी नहीं लगा था। ठीक है, अगर वो अडानी सीमेंट होता तो मैं हाथ नहीं लगाता उसको, क्योंकि मार्केट परसेप्शन से चलता है। मार्केट में जो प्राइस चलता है वो परसेप्शन से चलता है। ठीक है, तो एक तो अंबुजा सीमेंट थी, दूसरा वो अडानी की कंपनी नहीं है। अडानी ने उसको 6 महीने पहले एक्वायर किया था। तो अडानी का कल्चर अभी तक उस कंपनी में 100% इम्बाइब नहीं हुआ है। अडानी के ऊपर निर्भर नहीं है वो कंपनी। वो कंपनी पिछले 60-70 साल से सीमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर है, या होल्ड करके बैठी है। अल्ट्राटेक जैसी नहीं, बट होल्ड करके बैठी है। बड़ा गेम है। ठीक है, अंबुजा सबसे मजबूत सीमेंट, ठीक है, वो जो भी है मतलब। सो एंड थर्ड इज, इट्स द ओनली अडानी कंपनी जिसके ऊपर जीरो डेट था। तो इतना बड़ा मार्केट कैप है और 100-150 करोड़ का डेट है यार, इतना तो सैलरी बांटने के लिए ले लिया होगा, पेटी एक्सपेंडिचर के लिए ले लिया होगा उसने। तो मुझे पता था कि अगर अडानी ग्रुप खत्म भी हो जाता है तो अंबुजा को टच नहीं करेंगे। मतलब अंबुजा के असेट्स लिक्विडेट करके अडानी की लाइबिलिटीज फिल नहीं हो सकती, क्योंकि कॉर्पोरेट व्हील है। तो मेरे को पता है कि मैं अंबुजा में इंटर हो सकता हूँ, मैं अंबुजा में इंटर हो गया। ठीक है, और मैं यूजुअली जब इंटर होता हूँ तो एक बड़े टिकट साइज के साथ इंटर होता हूँ, क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रखता हूँ पोर्टफोलियो में, और मैं इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर मेरा एक्सपोजर थोड़ा हाई रखता हूँ। ये डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट है, बट मैंने डाइवर्सिफिकेशन भी करके देखा और मेरे मेरे को टेस्ट, मेरे टेस्ट पे नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट आई गॉट अ न्यूज कि अडानी ग्रुप ने 5% अंबुजा सीमेंट बेचा है $400 मिलियन में, एंड टू पे ऑफ द डेट्स। ठीक है, और मेरे कान खड़े हो गए इसको लेके, मैं ला रही है क्या कर दिया इसने। ठीक है, आई जस्ट एनालाइज्ड इट और मेरे को समझ में आया कि इसने जिस वैल्यूएशन पे अडानी को खरीदा था उसमें लॉस काट के ही बेच रहा है। तो मैंने उसके बाद, क्योंकि ये क्या हुआ ना, ये मेरी स्टोरी के साथ टाइप नहीं हो रहा था। जो मेरी स्टोरी थी अंबुजा सीमेंट को लेके, उसके साथ द थिंग इज नॉट टाइंग अप। और मेरे को समझ में आ गया यार, ये अडानी को गिनी पिग, अंबुजा सीमेंट को अडानी गिनी पिग जैसा यूज कर रहा है। ठीक है, मैं इसकी एनालॉजी समझाता हूँ यूजर्स को, कि आप मान लो आपके ऊपर बैंक का लोन है, आपके होम लोन बैंक का, और बैंक वाले घर पे दरवाजे पे खड़े हैं कि आप यहाँ तो 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दो अगले 15 दिन में, नहीं तो घर खाली करो। और आपको पता है कि अलमारी में आपके पास 1 करोड़ का गोल्ड रखा है। नो, व्हाट यू विल डू? ठीक है, यू विल इमीडिएटली गो एंड यू विल सेल द गोल्ड इन ऑर्डर टू सेव योर हाउस। ठीक है, तो अडानी के लिए अंबुजा सीमेंट वो गोल्ड है। अडानी अपना घर बचाने के लिए अंबुजा सीमेंट को टुकड़े टुकड़े में बेच देगा, क्योंकि उसको अपना घर बचाना है। ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू बी द आई डोंट वांट टू बी इन द एक्सपेरिमेंटल कंपनी, जहां पर कोई बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेरी कंपनी के साथ, क्योंकि वो मार्केट में सेंटीमेंट हिलाती रहेगी ना। मेरे को कंपनी को अगर फ्यूचर में ग्रोथ मिलती है तो वो उसका एडवांटेज ले ही नहीं पाएगा अंबुजा सीमेंट। तो मैं इमीडिएट एग्जिट किया। 3-4% का लॉस था, सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, नॉट इवन, क्योंकि मेरी मेरी स्टोरी के साथ टाइप नहीं हो रहा था ना। तो मैं होप पे नहीं बैठूंगा। चीजें जब तक सही चल रही है तब तक सही चल रही है, जिस दिन नहीं चलेगी आई विल नॉट टेक अ सेकंड एंड आई विल एक्ट लाइक अ रोबोट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा करो। सो आपने काफी डिटेल में और अच्छे से समझाया कि किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग हमें इंक्लूड करना होगा अपने फ्रेमवर्क, अपना स्टोरी बनाने के लिए, कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जैसे हमें साइकिल्स का अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि मार्केट साइकिल किस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। हमें समझना होगा कि जो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं या जिनका काफी बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी है, तो उसमें काफी लिमिटेड स्कोप है कि हमें वो और फिर काफी बड़ा रिटर्न्स दे सके। तो उससे मतलब थोड़ा बेटर होगा कि थोड़ा हम लोग टाइम दे, रिसर्च करें, और थोड़ा अनआइडेंटिफाइड प्लेयर्स को चूज करें जो जो कि फ्यूचर में ज्यादा, जिनके पास प्रोबेबिलिटी है मार्केट शेयर गेन करने का।
और आपने काफी बिल्कुल, इसमें टाइम देना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अपने जो यूजर्स है ना, वो ये पॉडकास्ट लंबा भी हो जाएगा फिर भी वो पूरा देखेंगे, मेरे को पक्का पता है। क्योंकि लर्निंग, वो लर्नर्स हैं, समझ, वो एंटरटेनर्स नहीं है, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मेरे को यार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं डिसाइड करने में कि कंपनी खरीदनी कि नहीं खरीदनी है। मतलब आप एक बार सेक्टर डिसाइड कराओ, उसमें आपने कंपनी आइडेंटिफाई करी, ठीक है। अभी मैं लास्ट ईयर मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, एंड मैंने जनवरी के अंदर फर्स्ट टाइम वो कंपनी आइडेंटिफाई करी और मैंने मार्च एंड में खरीदा उसको। जब जनवरी में मैंने कंपनी आइडेंटिफाई करी थी तब कंपनी वाज एट 86 रुपीज पे थी, और जब मैंने उसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया तो 140 पहुंच चुका था, और जब तक मैंने लास्ट इन्वेस्टमेंट किया था वो 175 पहुंच चुका था, ठीक है। तो बट मेरा कन्विक्शन इतना हाई था कि वो 200 भी पहुंच जाता तो भी मैं इन्वेस्ट करता, लेकिन मेरे पास पैसा खत्म हो गया था, मेरा टिकट साइज खत्म हो गया था कि इतना इन्वेस्ट करूंगा। एक रिस्क मैनेजमेंट भी चीज होती है। तो मेरा एक एवरेज 155 156 आ गया था, एंड यू वोंट बिलीव वो कंपनी लास्ट ईयर ही 450 टच किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज नॉट दैट यू शुड बी इन हरी टू पुट योर मनी इनटू। आप पूरा टाइम लो, रिसर्च करो, उसके बाद पैसा डालो। भाई आपका पैसा है, समझ लो, यू आर गिविंग इट टू अ स्ट्रेंजर, नीड टू अंडरस्टैंड। आप कितना ड्यू डिलिजेंस करोगे अगर आप किसी राह चलते आदमी को आपको लोन देना है तो उसके ऊपर, समझ लो, आपको उससे ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करना है। वो कंपनी में थोड़ा सा भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो जो आपको हिट लगेगा दैट विल बी ट्रिमेंडस, एंड डोंट वांट दैट, ठीक है। जस्ट सॉरी, जस्ट कैरी। नहीं नहीं, आपने काफी अच्छा एग्जांपल दिया। अक्सर रिटेल या इन्वेस्टर्स इसका जस्ट उल्टा करते हैं। जैसे आपने बताया अंबुजा के केस में भी कि जैसे उस नया न्यूज आया कि अडानी उसमें अपना स्टेक बेच रहा है अपना लोन्स घटाने के लिए, तो आपने तुरंत उसको बेच दिया। आपने ये नहीं सोचा कि काश थोड़ा सा और बढ़ जाए या अपने प्रॉफिट में निकलेंगे। मतलब आपने अपना स्टोरी से जैसे ही डिस्कनेक्ट देखा, आपने उसमें फिर इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए एक सेंसिबल डिसीजन लिया। और ठीक इसमें भी जैसे आपने बताया कि आपने प्रॉपर रिसर्च किया, वो तब तक बढ़ भी गया था अच्छा खासा। अधिकतर अगर कोई दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स होते वो सोचते इतना बढ़ गया तो और क्या ही बढ़ेगा। उन्हें करेक्ट, जनरली कन्विक्शन नहीं रहता है, मतलब वो उतना करेक्ट, जनरली रिसर्च करके वो कन्विक्शन नहीं आ पाता है। तो ये सब करेक्ट। मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरह से आपने बताया कि फॉलिंग नाइफ से दूर रहना काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अक्सर लोग सोचते हैं अगर 1000 से 500 आ गया तो और कितना ही गिर सकता है, लेकिन 500 का 50 भी आ सकता है। और बिल्कुल। वो उसके बाद कुछ कुछ बचेगा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। ट्रू, ट्रू। सो आपने लिंक्डइन में भी 10,000 से 40,000 फॉलोअर्स सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में ग्रो किया है। सो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस एंड स्ट्रेटेजीज थी जिसने आपको इसमें मदद किया? यार इट इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। मैं बताऊं, लिंक्डइन पे अगर किसी को भी ग्रो करना है ना, तो दो चीजें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कहीं पर भी, वो हर जगह लागू होती हैं। आप लोगों को लग रहा होगा यार ये कितना जेनरिक बातें बता रहा है, कितनी इजी चीजें बता रहा है, बट बिलीव मी, इजी थिंग्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इनटू, ठीक है। इसमें मुझे दो चीजें हैं जिसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक इज दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। आप बीमार हो, आप छुट्टी पर हो, आप घर पे हो, आप बाहर हो, आपकी शादी है, आपका कुछ भी है, ठीक है, पोस्ट जानी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू इज दैट यू नीड टू ऐड वैल्यू इन द लाइफ ऑफ योर यूजर। आपको देखो, ये बार्टर है, सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर उसका टाइम ले रहे हो ना, तो आपको उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा 3 मिनट 4 मिनट मेरी लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और वो कमेंट में इंगेज कर रहा है, तो वो कमेंट में सिर्फ तब इंगेज करेगा जब उसको रियली वैल्यू मिलेगी। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो इंगेज नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर किसी ने समझ ली, और ये बहुत डिफिकल्ट है मधुर, आपको पता है, ठीक है, कि आप रोज ऐसे पोस्ट लिख रहे हो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड मैं भी लास्ट मंथ आई वाज आउट फॉर 4-5 डेज, बट आई मेड श्योर कि मैं सब सारे के सारे 5 दिन के पोस्ट शेड्यूल करके जाऊँ, बिकॉज आई नो कि मेरे को उसमें आई डोंट वांट टू बी आउट ऑफ लिंक्डइन फॉर एनी रीजन। तो यार ये चीज होती है ना, ये सेम चीज है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसा काम करती है। आपको अगर एक्चुअल में बताऊं, अगर, क्योंकि वेल्थ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए आपको 30 ईयर्स देने पड़ेंगे सीरियसली, देखने के लिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है। वो देखने के लिए आपको मिनिमम 20-30 ईयर्स देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ में, तो आई वुड सजेस्ट
कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एक बार कंसिस्टेंटली गेम करो, 90 डेज का एक स्ट्रीक बनाओ कि मैं 90 दिन तक पोस्ट डालूंगा, किसी भी सोशल मीडिया पे डाल दे, तो इंस्टाग्राम पे डाल दे, तो यूट्यूब पे डाल दे, तो फेसबुक पे डाल दे, तो लिंक्डइन पे डाल दे, जहां भी ग्रो करना है, कि मैं रोज एक रील डालूंगा 90 डेज तक, और 90 से लेकर टिक करो उसको, ठीक है, एंड मीट मी एट द 90th डे, योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। सोशल मीडिया में वो पावर है जो आपकी लाइफ बदल सकता है फॉर गुड, ठीक है। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर डूइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन, इट विल चेंज योर गेम व्हेन यू गो फॉर अ जॉब। If you are a business and you try to generate leads, it will change your game when you go and uh, get the leads. And if you want to create your personal brand, again it's a game changer. Like you are a very strong personal, one of the very strong personal brand, at least of your age, take it on LinkedIn, and you really write good content, good stuff, take it. And I am amazed by seeing your consistency. So that is something जो which is very rare, लोग करेंगे नहीं उस चीज को। एंड इसीलिए मैं एक लिंक्डइन का मेंटरिंग कोहर्ट भी रन करता हूँ, जहां मैं 30 डेज तक लोगों को स्ट्रीक लगवाता हूँ कि आप करो, एंड जस्ट डू इट। मैं उनको मेंटर करता हूँ फॉर 30 डेज, एवरी मंथ इट हैपेंस। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी रिक्वायर्ड। एंड यार ये नंबर गेम है, मतलब अब यहाँ से 40,000 से क्यों, आप समझो ना, आप इसमें एक चीज मिस कर गए ना बोलना। आपने ये चीज बोली कि 10,000 से 40,000 की जर्नी 3 मंथ्स में पूरी करी, लेकिन आप ये भी तो बोलो कि 0 से 10,000 3 साल लग गए आने में, ठीक है। वो 3 साल लग गए, और उसके पहले कि 4 साल आप जीरो के जीरो पे थे, मतलब 100-200 फॉलोवर्स थे। तो आई ज्वाइन लिंक्डइन इन 2014, ठीक है। उसके बाद 2019-20 से आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली, एंड फिर वो 3 साल लगे मेरे को 2018 से 21 तक 10,000 आने में। तो वो आप काउंट करना भूल गया ना, आप डायरेक्टली कंपाउंडिंग का इफेक्ट बता दिया लोगों को। तो वो एक पीछे बहुत हार्डशिप होती है। आप देखो कि जो आपको फेस दिख रहा है आपके कंटेंट क्रिएटर का, वो नहीं है। It's very difficult. Creating content is very, very difficult. And that thing I've realized in last 3 months कि बहुत अलग लेवल का गेम है। आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहे, उनको वैल्यू मिलता रहे। अगर आपने सेंटर पॉइंट ऑफ फोकस ये रखा है कि उनको वैल्यू मिलता रहे, यू विल बी गोइंग गुड। सो आपने काफी अच्छा से बताया कि हमारी लाइफ में अधिकतर चीज जे कर्व की तरह होती है, जहाँ शुरू में वो कई साल एक स्ट्रेट लाइन क्लोज टू ओरिजिन रहती है, जहाँ हमें कुछ लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, और फिर वो सडनली एक्सपोनेंशियल कर्व स्टार्ट होता है, जिसका सब कोई हम लोग इंतजार करते हैं। और तब अक्सर आउटसाइडर्स लोग को लगता है कि इन्हें ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ मिल गया, कि इन्होंने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनका नहीं नहीं, ऐसा नहीं ट्रिमेंडस होता। ग्रोथ हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता। नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे उतने महीने का उतना हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस रहता है जो वो इनेबल करता है। बिल्कुल 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 रहता है भाई। और जैसे हम लोग दोनों ने काफी बार ऑब्जर्व किया कि ये परसिवरेंस सब काफी काफी बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज है। मतलब अक्सर लोग इसको बिल्कुल। काफी कम समझते हैं। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंट रहना तो कौन सा बड़ा बात होगा, या पोस्ट ही तो डाल रहे हैं। पर अगर लोग गौर करेंगे कि कितने लोग हर दिन किसी भी सिचुएशन में लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने पोस्ट से, तो वो काफी गिने चुने लोग हैं। क्योंकि मैं काफी मुश्किल है, मैं शुरू में 5 दिन 1 सप्ताह कोई भी कर लेता है। तो लोग इस तरीके बिल्कुल। से कंपाउंडिंग को अपने लाइफ में फील कर सकते हैं। क्योंकि लोग अक्सर बुक्स में तो पढ़ते हैं कि कंपाउंडिंग बहुत अच्छा है, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड सभी फैंसी चीजें, लेकिन इस सही में उसे फील करना, एक्सपीरियंस करना, मतलब ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपार्ट फ्रॉम बिल्कुल ऑल दी बिल्कुल, अदर हंड्रेड बेनिफिट्स। परसेंट 100%, कांट एग्री मोर ऑन दिस। एब्सोल्युटली राइट। सो आपके लाइफ में 5 ग्रेटेस्ट लर्निंग्स कौन सी है जिसने आपको हमेशा काफी हेल्प किया है, जो आपने डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट लोगों से समझा, या खुद भी काफी इंट्रोस्पेक्ट करके समझा? यार आई वुड से कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर एक्सपीरियंस का खेल था। लाइफ ने बहुत जल्दी मेच्योर कर दिया था। लाइफ में कंडीशंस ऐसी थी कि बहुत जल्दी मेच्योर हो गए। तो अगर नंबर 1 पे मेरे को कुछ रखना है, तो आई वुड से कि इफ यू वांट टू फ्लाई हाई, ठीक है, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपके पैर जमीन पर हो। नहीं तो आप कटी पतंग हो जाओगे। आप ऊपर उड़ोगे लेकिन आप बहुत जल्दी नीचे गिर जाओगे। पतंग का जो मांझा होता है ना, वो जमीन पे होता है, तभी पतंग ऊपर जा पाती है। नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आप लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ, सेकंड चीज है, आप लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ, यू हैव टू रिमेन हम्बल। ठीक है, आप ये सोचो कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ा है, आपसे बहुत बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने लाइफ
चेंज कर दी है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपने सब कुछ आता है, आपने बहुत करा है, तो जस्ट लुक एट स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इज इम्पैक्टेड लाइफ ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, जस्ट लुक एट वॉरेन बफेट, लुक एट बिल गेट्स, लुक एट एलन मस्क। दे हैव क्रिएटेड रिवॉल्यूशन। क्या आप उस लेवल तक पहुंचे हो? नहीं पहुंचे तो यू जस्ट इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी हम्बल। Number three is that no matter what you do, whether in your personal life or in your professional life, it is very important for you to create value in every aspect of your life. जब वैल्यू जनरेशन खत्म हो जाएगा ना, उस तब वो काम करने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। You won't be able to do anything. ठीक है, नंबर फोर, and which is very important and very close to my heart, is that if you are selling your time, ठीक है, you will die poor. You need to understand this. The biggest wealth in anyone's life, या लोग बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी की चीज बिना प्राइस टैग देके खरीद रहे हो। ये अमेच्योर डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। ठीक है, या फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं है कि मेरा 10 पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम करके कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ना करो और आपके पास पैसा आ जाए। ठीक है, द ग्रेटेस्ट असेट यू हैव इज द टाइम। You should never sell your time. Don't sell your time. Don't make money by selling your time. You can make money by selling your wisdom, selling your knowledge, ठीक है, but not your time. Time is most precious. और ये मेरे को बहुत recently चीज समझ में हिट करी है। And fifth thing is that small efforts over a period of time can create exponential results. ये power of compounding की definition ही मैंने बोली है, but this is something which I am witnessing in my life कि मेरा जो पिछले 10, 15, 20 साल का struggle है, it has now started paying me off in exponential manner. ठीक है, and I would really advise everyone कि अगर वो ये चीज कर पाते अपनी लाइफ में, इसका 50% भी आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अगर कोई 19 to 24 ईयर्स का है और वो 50% भी इन पांचों चीजों में से इम्प्लीमेंट कर लेता है अपनी लाइफ में, तो बाय द टाइम ही विल बी 30 द गेम विल बी चेंज्ड फॉर हिम। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। सो आपने काफी इंपॉर्टेंट ये 5 लर्निंग शेयर की। स्पेशली मुझे ह्यूमिलिटी एंड लर्निंग माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि अक्सर आजकल कई सारे लोग हैं जिनको नॉलेज या स्किल्स तो है, पर नॉलेज एंड स्किल्स के साथ साथ हम्बल पीपल काफी काफी कम है। और अल्टीमेटली कैरेक्टर ज्यादा मैटर करता है देन हार्ड स्किल्स, क्योंकि हार्ड स्किल्स लोग इजिली सीख भी सकते हैं अगर वो एफर्ट्स डालेंगे एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। पर एक अच्छा कैरेक्टर बनाना काफी मुश्किल है अगर किसी का, मतलब अगर शुरू से कोई इस पे काम नहीं किया है, और ये काफी ज्यादा मैटर करता है। एंड सेकंड जो आपने बताया टाइम का, कि अक्सर लोग जॉब ये सब में खास करके अपने टाइम से कोशिश करते हैं पैसा कमाने का, और वो काफी मुश्किल है क्योंकि सबके पास वर्किंग आवर्स लिमिटेड है। मतलब दिन में तो टोटल 24 ही घंटे है, उसमें भी लोग ज्यादा से ज्यादा 14 घंटा 16 घंटा मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो उन्हें किसी ना किसी तरह का लेवरेज यूज करना होगा, चाहे उनका बेस्ड ऑन नॉलेज हो, नेटवर्किंग हो, या कुछ ऐसा जो स्केल हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है जो हमारे ऑडियंस को समझना जरूरी है। एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री विद दिस। सो आपको भी बुक्स पढ़ना काफी अच्छा लगता है। सो आपके कौन से 5 फेवरेट फाइनेंस एंड नॉन फिक्शन बुक्स हैं जो हमारे व्यूवर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं? यार मैं एक्चुअली मैं नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ ज्यादातर। एंड अगर आप ऐसे 5, यार ऐसे तो देखो ऐसे टॉप 5 जैसी चीज नहीं है, बट एक चीज मैं और सजेस्ट करता हूँ कि नेवर गो बाय एनीवन एल्सेस बुक लिस्ट। कि बिल गेट्स ने ये बुक लिस्ट दे दी या बराक ओबामा ने ये बुक लिस्ट दे दी तो हम सब पीछे पड़ गए। आप समझो बंदा बुक लिस्ट दे रहा है 40 साल से किताबें पढ़ने के बाद, वो उसने बताया कि मेरे ये किताबें पढ़नी है। बट एनीवेज, अगर आपको स्टार्ट करना है और जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत डीप इम्पैक्ट डाला, अगर ऐसी कुछ बुक्स के मैं नाम बताता हूँ आपको, तो फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम नोन करके एक बुक है बाय जिद्दू कृष्णमूर्ति। वेरी टफ वे ऑफ राइटिंग। डोंट स्टार्ट विद दिस बुक, प्लीज डोंट डू इट। अगर आपने अभी तक किताबें नहीं पढ़ी तो इस किताब से तो मत शुरुआत करना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यू हैव टू रीड इट एंड रीड इट एंड रीड इट फॉर एवर। द सेकेंड बुक इज अनपोस्टेड लेटर्स बाय महातारिया राव। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे और बहुत ही इम्पैक्टफुल आर्टिकल्स का कलेक्शन है। बहुत छोटे आर्टिकल्स हैं, 2 पेज 2.5 पेज का आर्टिकल्स है, एंड उनका कलेक्शन है, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ रीड। थर्ड बुक इज द एल्यूमनैक ऑफ नवल रविकांत। वो एक ऐसी किताब है जिसने बहुत डीप इम्पैक्ट डाला मेरी लाइफ में। मैंने बहुत रिसेंटली वो बुक पढ़ी है, मैं ये भी बता देता हूँ।
ठीक है। फोर्थ बुक है जेम्स क्लियर का एटॉमिक हैबिट, ऑलमोस्ट बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत ढिंढोरा पड़ चुका है उस किताब का, ऑलमोस्ट सब लोगों ने एक ना एक बार वो किताब पढ़ी होगी। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज it's a Hindi book written by, English translation भी available है, so if anyone wants to read it in English they can read it, by actor आशुतोष राणा। उन्होंने एक किताब लिखी राम राज्य, ठीक है, जहां पर उन्होंने एक बहुत अलग तरीके से लॉर्ड राम के ऊपर, लॉर्ड राम के कैरेक्टर को डिफाइन किया है। तो ये बुक है। सिक्स्थ बुक अगर मैं बोलूँ, नॉन फिक्शन ही बात करते हैं, मैं फाइनेंस बुक अलग से बता दूंगा। सिक्स्थ बुक अगर मैं बोलूँ तो देयर इज दिस बुक कॉल्ड एज युगंधर बाय शिवाजी सावंत। वो बुक भी मराठी में ओरिजिनली लिखी गई है, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करा है। उसमें युगंधर मतलब आप समझते हो लॉर्ड कृष्णा के बारे में लिखी है, तो वो इक्वली बुक है, जैसी राम राज्य है वैसी वो बुक है, वहां से बहुत सीखने मुझे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो भागवत गीता है, रामायण है, वो तो है ही, बहुत डीप इम्पैक्ट डाला है लाइफ में। जहां तक बात रही टॉप फाइनेंस बुक्स की, तो इसमें आई वुड से, एंड नो नो इम्पोर्टेंस के हिसाब से कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, जो मेरे को याद आ रहा है मैं वो बताते जा रहा हूँ आपको। इसमें एक है एलमनैक ऑफ पुअर चार्लीज एलमनैक, जहां पर चार्ली मंगर के अलग अलग मेंटल मॉडल्स के बारे में बात करी गई है। एक बुक है जिसके बिना आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरुआत कर ही नहीं सकते, दैट इज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है, दैट इज अ बुक विच एवरीवन शुड रीड। The third book, which I have very high regards for, is actually it's not a book; it's a collection of letters. अभी recently someone has gifted me this book, so I'll just show you. एक student ने अभी एक book gift करी है. So this is the book called as Berkshire Hathaway's Letter to Shareholders. ठीक है, तो ये this is one thing which gives me enormous amount of learning. द फोर्थ बुक, अगेन वो बुक मेरे पास ही रखी हुई है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इज दिस वन, द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग बाय गौतम वैद। ये एक ऐसी किताब है बड़ी जो अगर किसी ने कभी कुछ नहीं पढ़ा है लाइफ में, तो वो इस बुक को पढ़ के भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है। ठीक है, एंड द फिफ्थ बुक विच आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर इज दिस वन। ये भी मेरे पास ही रखी हुई है। तो ये बुक्स ऐसी हैं जो मैंने रिसेंटली पढ़ी, इसलिए मेरे को ज्यादा याद है। ऐसे तो बहुत किताबें हैं यार, मतलब मैंने जैसे बताया आपको, धंधो करके, धंधो इन्वेस्टर, देयर इज दिस जो आप बार बार पढ़ सकते हो, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन ऑफ द बेबीलोन। अब ये जो क्लासिक बुक्स हैं, ठीक है, यू कैन जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द बुक मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर, विशाल मित्तल का बुक है। सो ये कुछ बुक्स हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा अगर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। देखो, आप इजी बुक से मत, मतलब आपके पास क्या है जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग में आगे बढ़ना है, फाइनेंस में आगे बढ़ना है, तो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री आपको पैसा बना के देगी कि आपके पास वो क्या ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों के पास नहीं है। तो अब इसमें आप ऐसी बुक पढ़ रहे हो जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन सिमेट्री हो गई ना, असिमेट्री कहाँ है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, इट्स आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब बुक है, वो भी इधर की इधर रखी होगी, ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। एंड यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, से फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इनटू ट्रेडिंग, मधुर, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट मैंने रिसेंटली मार्क डॉगलस का ये बुक मंगवाया था, ट्रेडिंग इन द जोन, बिकॉज मुझे पता चला दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो साइकोलॉजी के लिए आपको पढ़ना चाहिए, दैट हाउ यू शुड मेंटेन द कंपोजर वाइल योर मनी इज एट दिस स्टेक इन द मार्केट। ये पूरा बुक उसके ऊपर है। So you should not restrict yourself towards any such learnings. I have books from this guy युवल नोहा हरारी, ठीक है, यहाँ तालिब का बुक्स है काफी सारा। आई हैव ऑल्सो रेड पॉलो क्योलो इन माई लाइफ अर्ली स्टेजेस, तो इट्स जस्ट अ लाइफ लॉन्ग आई वुड से हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। इट्स नॉट, आई कांट कन्फाइन इट इन 5 बुक्स, सो सॉरी। नहीं, सो मैं आपने काफी ओवरवेल्म्ड हूँ अच्छा, रीडिंग को लेके। नहीं, रीडिंग काफी काफी मतलब अच्छा हैबिट, अगर हमारे रीडर लिसनर्स इसे इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें रीडिंग से कोई पर्सन की लाइफ की 20 साल, 40 साल, 50 साल की लर्निंग्स के बारे में कुछ जानने को पता चल रहा है, उनके पर्सपेक्टिव, उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट पे, और कहीं से हम लोग कभी भी सीख सकते हैं, तो ये एक मैसिव एडवांटेज है जो हमारे पास अवेलेबल है। और आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, बुक्स कौन पढ़ेगा, उतना एक्साइटिंग नहीं है, और बल्कि लोग खाली रील्स एंड सोशल मीडिया, मूवीज, वेब सीरीज, सिर्फ इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा में ये बुक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज जितने भी अगर हम लोग सक्सेसफुल लोग को देखें, सब कोई काफी अच्छे बुक रीडर्स है। आज भी वॉरेन बफेट
कुछ साल पहले उन्होंने बताया था कि एक दिन में वो क्लोज टू 500 पेजेस पढ़ते हैं। यहाँ आज हमारे कंट्री में 99% लोग एक साल में 500 पेजेस नहीं पढ़ते होंगे। तो मतलब रीडिंग एक मतलब काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड आपने कई सारे वाइड वेराइटी ऑफ पर्सनल फेवरेट बुक्स बताए जो लोगों के लिए एक सजेशन हो सकते हैं, लोग उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छा लगा। जैसे आपने बताया कि ब्लाइंडली चेकलिस्ट नहीं फॉलो करना है, तो ये काफी अच्छा लगा जो आपने शेयर की अपने बुक्स के बारे में। थैंक यू सो मच मधुर, रियली सो obliged. काफी अच्छा लगा बात आज आपसे बात करके, जहां आपने अपनी जर्नी, बिजनेसेस एंड लर्निंग्स के बारे में हमें बताया। दिस विल बी एक्सेप्शनली वैल्यूएबल टू आवर व्यूअर्स टू लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मधुर, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनर्स जो अभी तक बने हुए हैं, एंड प्लीज आप मधुर और आर्यन के चैनल को सब्सक्राइब करो।